नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपने शारदा ग्रुप, जेवीजी, एग्रीगोल्ड, पर्ल ग्रुप, गोल्डन फॉरेस्ट ग्रुप जैसी भगोड़ा कंपनियों के नाम तो सुने ही होंगे। इन्होंने निवेशकों को मोटे मुनाफे का सपना दिखाया और अरबों रुपए जुटाकर चंपत हो गए। लाखों नहीं करोड़ों छोटे निवेशकों के पैसे डूब गए। बहुतों की जिंदगी की पूरी कमाई एक झटके में डूब गई। ये सभी कंपनियां अगर आप देखें तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि CIS के तहत काम करती थी। लेकिन इन कंपनियों के लिए अब निवेशकों को ठगना आसान नहीं होगा। सेबी ने CIS कंपनियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सेबी के प्रस्तावित रेगुलेशंस में ऐसा क्या है। इस तरह की ठगी नहीं हो पाएगी, इस बात की क्या कोई गारंटी है? सेबी के प्रस्ताव में और सुधार की आवश्यकता है क्या? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा बेहद खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मामला और गहराई से समझिए। लौटते हैं मेहमानों के साथ। याद करें 90 का दशक, जब पौधारोपण, पशुपालन और चेन मार्केटिंग के नाम पर भारी भरकम रिटर्न का वादा करने वाली निवेश योजनाएं खूब फली फूली थी। जेवीजी ग्रुप, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्डन फॉरेस्ट ग्रुप और कुबेर ग्रुप में लोगों ने जिस रफ्तार से पैसा लगाया, उसी रफ्तार से वो ठगे भी गए। आज भी कई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी CIS कंपनियां भोले भाले निवेशकों को मोटे मुनाफे का सब्ज़बाग दिखाकर करोड़ों रुपए जुटा रही हैं और फिर चंपत हो जा रही हैं। लेकिन सेबी ने अब ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सेबी ने इसे लेकर डिस्कशन पेपर जारी किया है और 31 जनवरी तक राय मांगी है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जिन्हें सेबी के तहत मंजूरी दी जाती है। सेबी की मंजूरी का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि इन योजनाओं में वादे के मुताबिक ही रिटर्न मिलेगा। ये कंपनियां पहले तो निवेशकों को मोटे मुनाफे का सपना दिखाती हैं और उससे पैसे जुटाती हैं। खासकर ये कंपनियां विश्वास जीतने के लिए निवेशकों को पोस्ट डेटेड चेक तक दे देती हैं और जैसे ही निवेशकों को रिटर्न देने की बारी आती है, ये कंपनियां नियमों में लूप होल्स का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो जाती हैं। अब सेबी ने इन स्कीम्स पर नकेल कसने के लिए डिस्कशन पेपर जारी किया है। अब CIS चलाने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए के नेटवर्थ को जरूरी करने का प्रस्ताव है। साथ ही ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए कम से कम 20 निवेशकों के साथ ही कम से कम 20 करोड़ रुपए की मेंबरशिप को जरूरी करने का प्रस्ताव है। साथ ही सेबी ने प्रस्ताव किया है कि उन्हीं CIS कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा जिनका इस फील्ड में 5 साल का अनुभव हो और कंपनी ने लगातार 5 साल तक मुनाफा दर्ज किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी CIS कंपनी का किसी दूसरी CIS कंपनी में 10% से अधिक होल्डिंग नहीं हो सकेगा। इसका मतलब यह है कि कोई CIS कंपनी फर्जीवाड़ा कर दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। और स्कीम की ओपन रहने की अधिकतम मियाद 15 दिन के बाद स्कीम बंद होने के 5 दिन के अंदर निवेशकों को यूनिट्स के अलॉटमेंट का प्रस्ताव भी सेबी ने दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सेबी के ये प्रस्ताव CIS कंपनियों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कारगर होंगे और इससे कितनी रोकथाम लग सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी, जरा वो 3 सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को करेंगे। तो आज के हमारे सवाल हैं कि क्या वाकई में CIS कंपनियों पर नकेल जरूरी है? कितना जरूरी होगा CIS कंपनियों पर नकेल, ये करेंगे चर्चा। साथ ही साथ सेबी के ये जो नए नियम हैं, नियम दरअसल नहीं है, नियमों की समीक्षा दरअसल है और ये प्रस्तावित है, तो क्या ये नए जो कवायद है ये ठगी वाली स्कीम्स को वाकई में रोक पाने में कारगर साबित होंगी? और तीसरा सवाल कि सेबी के प्रस्ताव में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए?
तो ये हैं आज के हमारे 3 सवाल जिन पे हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जे.एन. गुप्ता साहब, पूर्व ईडी हैं सेबी से। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमारे साथ है हर्ष रुंगटा सर, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। रुंगटा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जहांगीर गाय साहब, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। जहांगीर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता सर, मैं सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि नियम नए नहीं है, नियम दरअसल नोटिफाई हो गए थे 1999 में, लेकिन आज तक इनकी कोई समीक्षा नहीं की गई थी। सवाल सर पहला यही है कि इतने सारे स्कैम्स हमारे सामने हो गए, अब तक इनका रिव्यू क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये सवाल आपका बहुत सही भी है, और लेकिन उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो CIS स्कीम है, ये आप एक तरीके से देखिए, ये कहीं पे भी सिक्योरिटीज मार्केट पे फिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन ये एक तरह से, चूंकि इट वाज अनवांटेड बेबी फॉर ऑल रेगुलेटर्स, तो सेबी के पास ये आ गया रेगुलेट करने के लिए। और इसमें मेरा एक मानना है, आप चाहे जितने भी पुराने सारे फेलियर को उठा के देखें, जब तक बैंकिंग सिस्टम या RBI इस पूरी रेगुलेशन का पार्ट नहीं होता है, तब तक आप चाहे कितने भी नियम कानून बना लें, वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आप पुराने सारे स्कैम को देख लीजिए, तो कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी जो है, जिसने सेबी के साथ CIS स्कीम रजिस्टर की हो, उसने फ्रॉड नहीं किया है, या किया होगा तो बहुत कम ने किया होगा। सारे फ्रॉड वो हैं जो रडार के बाहर हैं, मतलब आते नहीं हैं, कि अनरजिस्टर्ड स्कीम है, सब कुछ चलता रहा, जब पकड़ा गया तो पोस्टमार्टम के लिए सेबी के पास आ जाता है। और इस चीज की शुरुआत जो स्कैम की होती है, उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो है बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जब तक पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है एक इन्वेस्टर और CIS स्कीम के रनिंग करने वाली कंपनी के बीच में, तब तक वो पैसा नहीं आ सकता है। मैं एक बैंकर की हैसियत से, मैं पहले बैंकर रहा हूं, तो मैं बताता हूं कि जब भी कभी बैंक कोई अकाउंट खोलता है, तो आदमी का पता करता बिजनेस क्या है, आदमी की औकात क्या है। अब अगर हमने कैमोफ्लेज करके बिना किसी कुछ करे जे.एन. गुप्ता एंड कंपनी नाम से एक कंपनी खोल ली, और उसमें रोज आप जैसे इन्वेस्टर का 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आने लगा, तो बैंक को खटका होना चाहिए, यार जे.एन. गुप्ता की तो औकात इतनी नहीं लगती थी, ये इनके पास करोड़ों का पैसा आ कहां से रहा है। तो सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि जो आपका बिजनेस अकाउंट खुले, आजकल के दिन पे GST एक बहुत जरूरी हो गया है, तो GST है। बैंक को यह भी पूछना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी क्या है, और क्या आपकी एक्टिविटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। भाई, आप जैसे सीमेंट का प्लांट है, तो आप पर लाइसेंस होना चाहिए या कुछ परमिशन होनी चाहिए। तो इसी तरह आप अगर कलेक्टिव स्कीम खोल रहे हैं, तो आपके पास क्या कोई परमिशन है या नहीं है। तो जब तक रिजर्व बैंक इस चीज को मैंडेट नहीं करेगा, तो सेबी और हम और आप चाहे कितना भी चिल्ला देते हैं, कितना भी नियम बनाते रहें, वो नियम सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं बिना सेबी को बताए हुए कलेक्टिव स्कीम अपने मोहल्ले में खोलता रहूंगा, छोटे गांव में खोलता रहूंगा, तरह तरह के वादे करता रहूंगा, 15% रिटर्न दूंगा, 20% रिटर्न दूंगा। जो आजकल क्रिप्टो एक्सचेंज चल रही हैं, जितने भी फिल्म स्टार आपको फिर वो कर रहे हैं कि ये क्रिप्टो में पैसा करो, बहुत पैसा आ जाता है, ये सब कलेक्टिव स्कीम है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोग सारे रेगुलेटर एक साथ नहीं आएंगे, तो सेबी का जो इम्पैक्ट है वो उन्हीं लोगों को पर रहेगा जो कंप्लायंट हैं। जो नॉन कंप्लायंट है, जिन्होंने आपको बताया ही नहीं कि हम CIS स्कीम चला रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये नियम कानून कैसे लगाएंगे आपको कि 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, 20 करोड़ की इक्विटी होनी चाहिए, आपको सैलरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सब चीजें किसके ऊपर लगाएंगे नियम आप? बिल्कुल रुंगटा सर, जो सर कह रहे हैं वाकई में, लेकिन अब जो सेबी कह रहा है कि साहब अब हम नेटवर्थ को हम बढ़ाएंगे, 3 करोड़ की नेटवर्थ अभी आवश्यक है, उसको हम बढ़ा के एंट्री बैरियर को कहा जा रहा है कि बढ़ाकर जो है 50 करोड़ कर देंगे।
5 साल तक का मुनाफा आपको होना चाहिए, नेटवर्थ आपकी लगातार पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके अलावा स्कीम सेक्टर में जो है वो 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। क्या ये जो सोच है सेबी की, ये पर्याप्त होंगी सर, खास तौर से उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो वाकई में पैसा ठगने के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में? जैसे गुप्ता सर ने कहा कि प्रॉब्लम रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ नहीं है, और मैंने जस्ट प्रोग्राम में आने से पहले सेबी की वेबसाइट पे चेक किया। देयर इज ओनली वन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ एक, टोटली ओनली वन। ओके, सिर्फ एक? तो जो भी फ्रॉड्स हुए हैं, ओह माय सॉरी, गॉड, ओके, तो जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक है? बिल्कुल बिल्कुल जी, एटलीस्ट मुझे तो सिर्फ एक दिखी। आई एम ओपन टू बी करेक्टेड, लेकिन क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, अगर उनको वो फॉलो करने थे तो वो मतलब ठगी कर नहीं पाएंगे, जैसे गुप्ता जी ने कहा। और वेरी क्लियरली अब जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं वो जैसे म्यूचुअल फंड्स पे हैं वैसे टाइप के रेगुलेशंस है, उस दिशा में जा रहे हैं, तो अच्छे ही है, कोई उनके अगेंस्ट में आर्ग्यू नहीं करेगा। बट आई थिंक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ प्रॉब्लम रजिस्टर्ड एंटिटीज की नहीं है, प्रॉब्लम अनरजिस्टर्ड एंटिटीज की है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनको कौन रोकेगा? ये इंटर रेगुलेटरी इशू है, जो कि क्लियर गुप्ता साहब के जवाब से भी हो रहा था, वो रेगुलेटर रह चुके हैं। और ये क्लियर है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होने वाली, अगर ये एक इशारा है कि क्रिप्टो को किस तरीके से रेगुलेट किया जाना है फ्यूचर में, हो सकता है ये एक इशारा हो उसकी तरफ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आई मीन आई डोंट थिंक जो इसमें दिए गए हैं प्रोविजंस, वो उसके अगेंस्ट में किसी को भी इशू हो सकता है। नहीं बिल्कुल सर, इशू तो किसी को भी नहीं होगा। हम तो यही कह रहे हैं, चर्चा की शुरुआत ही हमने इससे की कि 1999 में नोटिफाई हो गया था सीआईएस नियम, अभी तक समीक्षा नहीं हुई इस दिशा में। अगर थोड़ा बहुत भी सेबी आगे बढ़ता है तो जाहिर तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त है? जहांगीर गाय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा और मैं समझना चाहूंगा। रूंगटा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल इस पर जोड़ दिया है, हालांकि उसको चेक जरूर करना होगा। क्या वाकई में एक सीआईएस रजिस्टर्ड है, बाकियों का क्या? और थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए और मेरी भी जानकारी के लिए बताएं कि सीआईएस दरअसल जो आमतौर पर हम बहुत ज्यादा स्कैम सुनते हैं, जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, पैरा बैंकिंग वाले हैं, चिट फंड कंपनीज हैं या पिरामिड मार्केटिंग है, इनसे अलग कैसे होते हैं सीआईएस? जहांगीर गाय साहब, अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। मैं मेरा अनुभव बताता हूं आपको कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज भी है जी, उनको भी मॉनिटर किया नहीं जाता है। अभी एक केस कंज्यूमर कोर्ट में चालू था, जो सेबी में उन कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया था कि हमने सभी इन्वेस्टर को रीपे कर दिया है। वो गलत डिक्लेरेशन था, सेबी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, इन्वेस्टर्स के पैसे मिले नहीं थे उनको वापस, और उन लोग को कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजे पे जाना पड़ा, कारण सेबी में कोई उनका रिस्पॉन्स उनको मिले नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि जब भी जो मल्टीपल रेगुलेटर्स होंगे, जैसे गुप्ता जी ने बोले, तो अपने को मालूम है कि किसी का भी इंडिविजुअल रेगुलेटर कोई भी जवाबदारी लेने नहीं चाहेगा। एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर पर डालेगा, दूसरा रेगुलेटर तीसरा रेगुलेटर पर डालेगा। रेगुलेटर्स है अपने देश में, कितने रेगुलेटर्स है? सेबी है, इंश्योरेंस के लिए है, बैंक टेलीफोन के लिए है, सब है, आरबीआई है, आरबीआई है, लेकिन ये सब रेगुलेटर्स का परफॉर्मेंस क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो लोग करोड़ों रुपए सैलरी में ड्रॉ करते हैं, टॉप ऑफिशियल्स है, लेकिन पब्लिक को जब भी कंप्लेंट होगा तो वो लोग क्या करते हैं? सेबी क्या अनुभव में देता हूं, अगर आप कोई शिकायत भेजेंगे सेबी को,
तो वो पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करके आपकी शिकायत कंपनी को फॉरवर्ड करेगी। कंपनी इग्नोर करेगी, बार बार आप लिखते रहो, कोई भी आपका कंप्लेन का ध्यान नहीं देगा। तो और दूसरा कि जो मैनेजमेंट कंपनी है, एक सेकंड, मैनेजमेंट कंपनीज है, अभी आप जो कंपेयर करेंगे तो पहले कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज डिबेंचर्स इश्यू करती थी, वो डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टी होते थे, फिर भी कितनी बड़ी कंपनी का डिबेंचर्स डूब गए हैं। तो कारण इसका यही है कि जब एक्शन लेने का है तब मैनेजमेंट कंपनी के, डिबेंचर ट्रस्टी के रेगुलेटर वो टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन कभी लेते हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तभी उठते हैं। और फाइनली जो कोर्ट से अपनी वो इतना टाइम लेते हैं। ये आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी चिंताएं हैं गाय साहब, मुझे लगता है कि तुरंत हमें गुप्ता सर के पास चलना चाहिए। आपकी चिंताओं का जवाब देने के लिए वो भी शायद तैयार है। गुप्ता सर, आप कुछ कहेंगे? टूथलेस टाइगर कई मामलों में सेबी या कोई दूसरे रेगुलेटर्स हो जाते हैं, वक्त पर कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं इसमें सारे पॉइंट्स के जवाब दूंगा एक एक करके। सबसे पहले तो आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द फैक्ट कि जहांगीर साहब बोल रहे हैं कि रेगुलेटर के एम्प्लॉय सारी बहुत करोड़ों में सैलरी लेते हैं। ये एक बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और मैं इसको बिल्कुल निंदा करता हूं। कारण यह है कि जो रेगुलेटर एंड सेबी में जो काम करते हैं वो करोड़ों में सैलरी नहीं लेते हैं, उनको सैलरी मार्केट से कम मिलती है, उनकी मार्केट कैपेबिलिटी से कम सैलरी मिलती है। मैं चूंकि सेबी में रह चुका हूं, मैं जितनी मार्केट में सैलरी पाता था उससे 1/10 1/20 पे मैंने सेबी में नौकरी करी है, बिकॉज आई वांटेड टू सर्व। सो इसी तरह बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उनके नहीं रहा। एक्शन की बात, जो ये केस बता रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन सा केस है कि सेबी ने क्या किया। इनसे पूछिए, जहांगीर साहब से जानकारी दें कि क्या वो एंटिटी रजिस्टर्ड थी सेबी में या नहीं थी, या सेबी के पास ऊपर थोप दी गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि सहारा एक एंटिटी थी। सहारा इंडिया के ऊपर सेबी ने ऑर्डर पास किया था, आज भी उसके पैसे जमा है, कोई लेने नहीं आया और सहारा का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आज तक। आज 12 साल हो गए हैं, वो केस डिसाइड नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि सेबी को दोष देने के लिए पूरे इकोसिस्टम पे देखिए कि आप कहां पे होता है। दूसरी बात, मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूं कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रेगुलेटर की, कि एक इश्यू पे 3-4 रेगुलेटर को होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस पूरे इकोसिस्टम ऑफ सीआईएस में बैंकिंग इज ए वाइटल पार्ट एंड जब तक रिजर्व बैंक विल नॉट बी ऑन द सेम पेज जैसा कि सेबी चाहता है, तब तक किसी भी तरह का रेगुलेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि कंपनी को कंप्लेंट करते हैं और नहीं होता। मैंने चूंकि आपने सेबी की निंदा करी तो मेरा एक बहुत जरूरी पड़ता है कि मैं एक्स सेबी एम्प्लॉय इसकी सपोर्ट करूं। ये जो कंपनी के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं, इनके नेचर ऑफ कंप्लेंट देखिए। ठीक है, चलिए। तो सीआईएस के लिए सेबी कुछ नए नियमों पर विचार कर रही है। वो अगर लागू होते हैं तो सीआईएस के लिए जो तमाम प्रावधान है वो कड़े हो जाएंगे और लोगों की गाड़ी कमाई पर सेंध मारी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसके कई पक्ष भी हैं, उन्हीं पक्षों पर आज हम चर्चा करें। रूंगटा सर, आपने घाय साहब को भी सुना और गुप्ता सर को भी सुना। इस पर आपकी प्रतिक्रिया के साथ साथ क्या सीआईएस के लिए एक सेपरेट पैरेलल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक और तरीका रेगुलेशन का निकालना चाहिए? जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए एमफी है हमारे पास, जो पहले छन के चीजें आती हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि सेबी ने अगर ये नियम माना लागू भी कर दिए तो फर्स्ट लाइन ऑफ रेगुलेशन भी सेबी रह जाएगा और लास्ट लाइन ऑफ रेगुलेशन भी सेबी रह जाएगा। क्या सेबी इतना एम्पावर्ड है मैन पावर वाइज या दूसरे सिस्टम वाइज कि इसके लिए अलग से कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जी, जहाँ तक सीआईएस कंपनीज का सवाल है, आई थिंक द प्रॉब्लम रजिस्टर्ड एंटिटीज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाना, उनको डिटेक्ट करना और वो बहुत बड़ी नहीं हो जाए उसके पहले उनसे या तो रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि वो सिस्टम में आ जाए,
लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं उसमें वो टाइप की कंपनीज बिल्कुल नहीं आएंगी, और या उनको किन्हें करना पड़ेगा रूंगटा सर? तो ये शट डाउन करने की जरूरत है। अब ये जरूर है, जैसे गुप्ता जी भी कह रहे हैं, कि कौन सा रेगुलेटर ये करेगा और किसके पास ये प्रोविजन है। तो मैं एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा हूं सर आपसे कि जो अनरजिस्टर्ड हैं सर, उनके रेगुलेशन के लिए आपका सजेशन क्या होगा? कौन ये करे? क्या देश में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इन पर लगाम लगाए? ये नॉर्मल अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो आई मीन एक रेगुलेटर कहेगा कि दूसरे रेगुलेटर को करना चाहिए, दूसरा रेगुलेटर कहेगा तीसरे रेगुलेटर को करना चाहिए। ये एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर कोई अनरेगुलेटेड एंटिटी इश्यू कर रही है, या जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है विच इज अक्रॉस रेगुलेटर्स, या जैसे कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन का प्रोविजन था कि सिर्फ 2 रेगुलेटर्स होने चाहिए, एक आरबीआई और एक बाकी सारे रेगुलेटर्स। उसमें भी खैर ये रह जाएगा कि ये टाइप की चीजें कहाँ पड़ेगी वो बाकी रेगुलेटर्स में। तो ये देयर इज नो इजी आंसर, इसका कोई इजी आंसर अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने उठा दी है। मैं गाय साहब से फटाफट से मैं जहांगीर गाय साहब से इस पर जरूर उनका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जहांगीर गाय साहब, प्रॉब्लम अगर रजिस्टर्ड में नहीं है, अनरजिस्टर्ड की है, तो वहां पर कौन करे? सेबी के दायरे में तो शायद वो भी नहीं है। मेरा हिसाब से रजिस्टर्ड में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो छोड़ के भी जो अनरजिस्टर्ड है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपने जो कंप्लेंट लेके कोई जाएंगे पुलिस में, तो पुलिस वुड बी द करेक्ट अथॉरिटी टू टेक एक्शन। लेकिन अपने देश में पुलिस भी एफआईआर नोट करने के लिए तकरारदार को ही परेशान कर देते हैं। पुलिस अप्रोप्रिएट कार्रवाई करेगी, और मैं बार बार वही बोलता हूं कि कितनी भी आप रेगुलेटर लाए, अल्टीमेटली जो कोई गुनाह करता है कि कोई पैसे खा जाता है, तो वो कोर्ट्स की ऊपर है न्याय देने के लिए। और जो जुडिशियल सिस्टम आप जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक ये चालू ही रहेगा। सब रेगुलेशन पेपर पे रहेंगे। रेगुलेशन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सबसे महत्व की चीज है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। डॉक्टर गुप्ता सर के पास मैं चलूंगा। गुप्ता सर, देखिए, अब ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से ये पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत हो रही है, और इसमें जैसे आपने स्वयं कहा कि फिर इसमें बैंकिंग है, फिर इसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरा का पूरा एक चक्र बनता है। सेबी भी, अब मुझे समझ में आ रहा है, जो सबसे पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि 1999 से लेकर अब तक सेबी ने क्यों कदम नहीं उठाए, उसके जवाब कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब सेबी क्या कर सकती है, और क्या उस चक्र को पूरा करने में लॉ एंड ऑर्डर, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम कुछ सेबी कर रही है, या नए प्रावधानों में इसका कोई जिक्र है? देखिए, मैंने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं, और जब भी हम रेगुलेशन बनाते हैं एज ए सेबी या कोई भी रेगुलेटर, तो हम पहले उसके लिंक्स देखते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है या जो शेयर मार्केट है, जो आईपीओ है, इसमें सारा का सारा इकोसिस्टम जो है वो सारे के सारी चीजें कंट्रोल में है सेबी के, इसलिए वहां इफेक्टिव रेगुलेशन है। इसमें आप प्रॉब्लम देखिए कि जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड ने जो स्कीम बनाई उसकी जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिटरी के पास है। आप टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड मॉनिटर कर सकते हैं कि इतना पैसा आया, वो क्या हुआ, कैसे गया। इसमें बहुत सारी चीजों में पेड़ है, किसी में जमीन है, किसी में कुछ है, जिसका आपके पास अंडरलाइन सिक्योरिटी का कहीं भी डेटाबेस नहीं है। कहीं भी आप इंस्टेंटली मॉनिटर नहीं कर सकते कि ये कितनी जमीन है, क्योंकि वो जमीन कितने लोगों के नाम रजिस्टर्ड है, कितने ने पावर अटॉर्नी के नाम भेज दिए, कोई नहीं पता रहता है। तो एक तो प्रॉब्लम वो है। दूसरी, जैसे मैंने आपको इकोसिस्टम समझाया कि अनरजिस्टर्ड जो है वो सिर्फ इसलिए ऑपरेट कर पाते हैं कि बैंकिंग रेगुलेटर में कहीं भी कोई भी किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि वो अकाउंट खोलते टाइम ये पूछे कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका एस्टिमेटेड टर्नओवर क्या है, क्या आप रजिस्टर्ड हैं। जिस दिन आरबीआई ये मैंडेट कर देगा कि मैं अगर कोई अकाउंट खोलूं, करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट,
मेरे से ये जानकारी मांगी जाए और मॉनिटर हो कि मैंने बोला मेरा साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होगा, तो मेरा अगर 5 करोड़ रुपए होने लगा या 20 करोड़ रुपए होने लगा, तो कम से कम ब्रांच मैनेजर या बैंक मुझसे एक सवाल पूछे कि भाई आपकी लॉटरी कहां से निकल रही है। आप खुद देखिए, जैसे जहांगीर साहब ने बोला हमारा सर दूसरे केसेस हाँ सर, लेकिन दूसरे केसेस में तो सर सेबी और आरबीआई के बीच में एक बेहतर तारतम्य दिखता है। हम दूसरे केसेस की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात हो या किसी तरह के दूसरे निवेश हो, उसमें तो आरबीआई और सेबी का बेहतर तालमेल है। इसमें क्यों पॉसिबल नहीं है? फिर मैं फिर म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड है वो रजिस्टर्ड है और कंट्रोल्ड है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे रूंगटा साहब ने बताया सिर्फ एक एंटिटी रजिस्टर्ड है। आप जितने भी फ्रॉड देखें, रोज वैले, सहारा और जितने भी फ्रॉड हैं वो सब अनरजिस्टर्ड एंटिटी ने किए। क्या होता, मैं गांव में गया, मैंने बोर्ड लगाया JN गुप्ता एंड कंपनी प्लांटेशन फर्म, आप आज पैसा 10,000 रुपए जमा करो, 3 महीने बाद 15,000 मिलेगा, तो सारे के सारे लोग लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। और मैं हर बार ये बोलता हूं कि आपको एक सवाल ये करना चाहिए कि क्या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपको फ्री में पैसा दे रहा है? जब रिश्तेदार या दोस्त नहीं दे सकता है तो अननोन पर्सन आपको फ्री में कैसे पैसा देगा? ये सवाल हम क्यों नहीं करते हैं? और हम लोग ये सवाल नहीं करते। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आपकी ये जो लाइन है एक बिल्कुल एक हिदायत के साथ हमारे दर्शकों के लिए, और जितने भी लोग इस तरह की लोक लुभावन बातों में आ जाते हैं उनके लिए ये लाइन तो बड़ी पर्याप्त है ही। साथ ही साथ जो CIS नियमों में, यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी CIMCs के लिए ये जो नई कोशिशें सेबी करने जा रहा है ये सफल हो। अनरजिस्टर्ड, जो पूरी चर्चा का सार निकला है कि रजिस्टर्ड में तो फिर भी पेन पॉइंट्स कम है, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो सेक्टर है, जो उसका कैसे उसको दायरे में लाकर उसको सिस्टम का हिस्सा बनाकर उसे रेगुलेट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बच जाता है। इस पर सेबी और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को जरूर चर्चा और मंथन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे शो पर आए। गुप्ता सर थैंक यू सो मच, रूंगटा सर बहुत बहुत शुक्रिया, जहांगीर गाय साहब आपका शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।